तो मैंने काफ़ी बताया कि ये स्पिरिट्स देखो कैसे घूम रहे हैं, कुछ इनविजिबल स्पिरिट्स है नागा साधु के फॉर्म में, और फिर अचानक उनकी फिजिकल बॉडी आ जाती है, फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने उस लाइफ में कहा था कि भाई तुम जब जब जन्म लोगे तो तुम लोगों की छाया को पढ़ पाओगे, और वो छाया ही तो ऑरा है। सेलिब्रिटीज़ की पास्ट लाइफ देखी है आपने? बहुत से लोगों की देखी है मैंने, संजय दत्त की देखी है, आमिर खान की देखी है मैंने, शाहरुख खान की देखी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। और जब मैंने स्पिरिट को हील करना शुरू किया तो वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। सारी तरफ आग लग गई आजू बाजू में, और लिटरली आग लग गई पहाड़ों पे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसे केसेस पे, ऐसी कहानियों पे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे गेस्ट के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जहां उन्होंने लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, कई क्रिमिनल्स की पास्ट लाइफ देखी है, लोगों को एनर्जी के रूप में देखा है, कई सारे स्पिरिट को देखा है, उनसे बात भी की है। तो मैं देरी नहीं करूंगी और मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर उदय शाह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, स्पिरिचुअल कोच भी हैं। यस सर, आपसे मेरा ऑफ द कैमरा डिस्कशन हो रहा था, तो आपने बताया कि आपने स्पिरिट वर्ल्ड को आप देख सकते हैं, एंड आप बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए बहुत मुश्किल था। तो कब से शुरू हुआ ये और कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस? जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया था 2002 में ऑरा मशीन के थ्रू, तब मुझे समझ में आया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जी के वजह से लोग डिस्टर्ब हैं। मतलब मेडिकली डिस्टर्ब नहीं है, उनके पैरामीटर्स नॉर्मल है, उनके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। तो जब हम ऑरा की स्टडी कर रहे थे तो पता चला कि राइट साइड का जो हमारा ऑरा होता है ना, वो पास्ट लाइफ का ऑरा होता है। अच्छा, ऐसा है करके। तो जब उनकी रिसर्च थियरी में, क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च थियरी में समझ में आ रहा था कि हम कुछ एनर्जीज को पास से ही लेके आ रहे हैं और ये प्रेजेंट लाइफ में अनवांटेडली एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे आप देखते हो ना, सडनली ये इसने इसका मर्डर किया, सडनली इसने इसकी चोरी की, तो बोलते हैं अच्छा आदमी था, इसने ऐसे कैसे किया, दूसरों के साथ तो कभी इसने ऐसे नहीं किया। इज इट राइट? तो हमें समझ में आ रहा था ये थियरी के हिसाब से कि कुछ लोगों का कलेक्टिव कर्मा होता है, कुछ लोगों का इंडिविजुअल कर्मा होता है। अच्छा। इज इट राइट? इंडिविजुअल कर्मा में क्या होता है ना कि बस उसी एक इंसान के साथ उसका कुछ वाद विवाद होता है और झगड़े वगैरह फसाद होता है। कलेक्टिव कर्मा में क्या होता है कि उसने कभी वॉरियर लाइफ हुआ होगा, या कभी तांत्रिक लाइफ में, या अपने जलियनवाला बाग देखा। तो मैं अमृतसर भी जब जाता हूँ वहाँ पे इवेंट्स करने, तो मैंने जलियनवाला बाग के वो जो लोग जो मरे थे वहाँ पे ना, उसके स्पिरिट्स मैंने काफ़ी देखे करके। और जब हम लोग रिट्रीट कर रहे थे वहाँ पे और हमने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग कुछ 21 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें से 17-18 लोगों ने वो जलियनवाला की लाइफ देखी कि वो खुद ही उसमें विक्टिमाइज थे, और उनको रिलीज होने के लिए वो रिट्रीट में पहुंचे। जबकि कोई भी वो अमृतसर का लोकल बंदा नहीं था, कोई आदमी बैंगलोर से आया था, एक लेडी लंदन से आई थी, कोई बंदा कनाडा से आया था, और उन्होंने एक दूसरे के साथ लाइफ देखी कि अरे हम भी तो ऐसे ही मरे, हम भी तो ऐसे ही मरे, ऐसा है करके। तो हमने जब उनकी रिलीज़ की और उसके बाद गोल्डन टेम्पल लेके गए, उनको फॉरगिवनेस करवाया, उसके बाद उन्होंने कहा हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो ये कलेक्टिव कर्मा होता है। तो हम ऑरा में देखते हैं कभी कभी पैटर्न सेम होती है। तो मेरी टीम मेंबर भी कहते हैं सर हमने 50 लोगों का ऑरा लिया, ये 50 के मैक्सिमम पैटर्न क्यों सेम आ रहे हैं? क्योंकि वो एक ही इशू में ना सारे विक्टिमाइज थे। इज इट राइट? तो एक दूसरे को रिलीज करने के लिए आते। जैसे क्रिकेट मैच होती है ना, वर्ल्ड कप होती है, तो वो अगर वर्ल्ड कप की जब डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी तो भले एक कैरेक्टर के वजह से बनी थी, लेकिन दूसरे कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं दिखाया गया था कि ये भी बॉलर था, ये भी बैट्समैन था, ये भी फील्डिंग करता था, ये भी विकेट कीपर था। तो ऐसा ही होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना, सारे वो सोल्स वापस मिलते हैं। हमने पंचगनी की एक बार रिट्रीट की थी, 2014 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या हो गया था कि एक फैमिली कॉन्स्टिलेशन का एक प्रोसेस था। तो जिसमें आप को मैं बताऊं कि कैसा होता है कि हम पूर्वजों की एक एक्टिंग करते हैं, हम एंसेस्ट्रल की एक्टिंग करते हैं कि मैं फादर बन जाता हूँ और मेरे सामने कोई एक बंदा है, वो मेरा बेटा बन जाता है, तो मैं उसके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, वो मेरे साथ कैसे करता है। इसको फैमिली कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ऐसे ही हमने ना एक ग्रुप बनाया था और हमने वो फैमिली कॉन्स्टिलेशन का एक प्रोग्राम किया। और अब बिलीव नहीं करोगे, अचानक
दोनों में झगड़े शुरू हो गए। हाँ। तो मुझे अजीब सा लगा कि ये लोग लड़ क्यों रहे, कोई किसको पहचानता तो है ही नहीं। लेकिन जब मैंने उनकी ऑरा चेक की ना, तो मुझे पता चला कोई पास्ट लाइफ की एनर्जी ट्रिगर हो गई और उसमें स्पिरिट एक्टिवेशन हो गए। और जब मैंने स्पिरिट को हील करना शुरू किया तो वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। सारी तरफ आग लग गई आजू बाजू में, और लिटरली आग लग गई पहाड़ों पे। तो मैं तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि हमारा तो एक बंगलो में इवेंट चल रहा था, और वो बंगलो तो 7 बेडरूम का छोटा सा बंगलो था। लेकिन जो पहाड़ जो आजू बाजू में थे सभी जगह पे आग लग गई थी। और धीरे धीरे हमने सबने फिर पास्ट लाइफ देखी कि कोई लाइफ में हमको सबको जला के मार दिया गया था, ऐसा है करके। तो फिर हमने 3-4 दिन तो हम बहुत उलझे रहे उसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस में, वो फैमिली कॉन्स्टिलेशन के ट्रिगर के वजह से। और लास्ट डे ऐसा हुआ कि हम सब पॉजिटिव हो गए, सारे पॉजिटिव हो गए। लेकिन मुझे उन लोगों को पॉजिटिव करने के लिए ना, एक लड़की थी जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, वो उस रिट्रीट में आई थी। उसको मैंने नाग देवता से चैनलाइज किया था, उस लड़की को। तो वो सभी 25 लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। नाग देवता से चैनलाइज मतलब कैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया सुपर जीन्स एक्टिवेशन कर सकते हैं, हमारी सोल कॉन्शियसनेस होती है ना, किसी गॉड गॉडेसेस से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो लड़की थी बहुत छोटी, लेकिन बहुत प्योर थी वो लड़की। तो अब वो प्योर होने की वजह से क्या है, मुझे उसको चैनल करना ईजी हो गया। और उसने हर एक को अलग अलग मंत्र दिए कि तुमको ये मंत्र चैंट करना है, तुमको ये एफर्मेशन बोलना है, तुमको ये मेडिटेशन करना है, तुमको ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है। उसने सभी 24 पार्टिसिपेंट्स को उसने कुछ ना कुछ काम दिया करके, और सभी लोग बहुत अच्छे से वो शिद्दत से निभा रहे थे। 5th डे जब सभी लोग पॉजिटिव हो गए और वो लड़की वापस नॉर्मल हो गई, तो वो खुद डर गई थी कि अरे ये क्या हो गया था, मतलब मैं कहाँ खो गई थी 4 दिन तक। तो आप सोचो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चीज़ें जब रीएक्टिवेट होती है तब हमें सबको फॉरगिव करना पड़ता है। तो ये कलेक्टिव पैटर्न होती है। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको कुरुक्षेत्र की बात की थी, तो वहाँ पे भी जो महाभारत के कैरेक्टर थे जिनके दिमाग में आज भी वो कहीं ना कहीं अनहील्ड है कि इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। तो हमने उस रिट्रीट में जो मैं कह रहा हूँ पंचगनी, उसमें वो महाभारत के कैरेक्टर सबने एक दूसरे को देखा था, और उसमें पार्टीज बन गई थी कि ये दुर्योधन के साइड, मतलब ये पांडव के साइड के थे, ये कौरव के साइड में थे। फिर जब हमने सॉल्यूशन पूछा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तब उन्होंने कहा कि महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाना है, आपको बद्रीनाथ जाना है, और वहाँ पे आप सभी को मेडिटेशन करके फॉरगिवनेस करना है, तब जाके आप उस लाइफ से फ्री होंगे। तो हम 12 लोग, उसके बाद हम लोग सभी लोग गए बाबा जी के केव्स में, मेडिटेशन किया, और उसके बाद वो सारे हमारे टीम मेंबर बन गए। अच्छा, मतलब आप सोचो कि एक लाइफ जो नॉर्मल थी उसमें एक नेगेटिव लाइफ ओपन हुई, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद सब पॉजिटिव हो गए, ऐसा है करके, है ना। अच्छा उदय जी, ये शिवलिंग आप साथ क्यों रखते हैं? कैसा है कि वही जो रिट्रीट थी जिसमें मैंने आपको बद्रीनाथ का बताया, तो उसमें ये कहा गया था कि हमारा सबका जो पावर है ना, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान ने पांडव को 12 ज्योतिर्लिंग पे लेके गए थे फॉरगिवनेस करवाने के लिए, इज इट राइट? तो हमारी सबकी ना एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्शन शिवलिंग के साथ है कि जब भी हम उसके वर्शिप करते हैं या उसको ओम नमः शिवाय कहते हैं, या क्रिस्टल का ये स्फटिक है, आप देखोगे ये बड़ा वाला शिवलिंग है ये, है ना। तो इसको हम सभी जगह लेके जाते हैं और हम मेडिटेट करते हैं, और इससे फिर हम क्या करते हैं, किसी का भी रिग्रेशन करवाते हैं। हम कनेक्ट सिल्वर कॉर्ड का क्रिएट करते हैं उस बंदे का और इसका, और उसको रिग्रेशन करवाते, ताकि अगर पिछले जन्म में जाके वो नेगेटिव कोई स्पिरिट भी देखे ना, तो शिवलिंग संभाल लेगा उनको, शिवजी संभाल लेंगे उसको। स्पिरिट देखे मतलब काफ़ी लोग स्पिरिट्स देखते हैं, बिकॉज डेड एनर्जीज देखते हैं ना लोग, मर्डर देखते हैं, वॉरियर लाइफ देखते हैं, जैसे मैंने जलियन वाला बाग के बारे में बताया। तो लोग कैसा करते हैं, पास में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं देखते, बुरी चीज़ें भी तो देखते हैं, और फिर वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। लोग बोलते अब मैं क्या करूं, मुझे इसका मर्डर करना है, इसने मेरा खून क्यों किया। तो हम ये शिवलिंग को साथ में रखते हैं ताकि हम फिर इसकी पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान में डाल के उसको पॉजिटिव करते हैं। ऐसा है करके। तो एक ज़रिया है, जैसे हम कैसे एज अ डॉक्टर हमको इंजेक्शंस रखना पड़ता है, कैप्सूल्स रखनी पड़ती है, टैबलेट्स रखनी पड़ती है, तो रिग्रेशन में हमको कुछ पॉजिटिव चीज़ें रखनी पड़ती है। तो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, शिवलिंग होते हैं, कि जिसके वजह से आदमी को एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो जिसके वजह से वो बहुत अच्छा कनेक्ट हो पाता है। ऐसा है। क्या स्पाउस रिलेशनशिप्स भी पास्ट लाइफ का ही रिजल्ट होते हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज
हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई 7 जन्मों की हम कस्में खाते हैं ना, तो हमें जो लेसन सीखने होते हैं अपने पार्टनर से, तो वो ही लोग वापस हमारी लाइफ में आते हैं लेसन सिखाने के लिए। तो ये 7 जन्म वाली बात सही है? 7 जन्म वाली सही है, बिकॉज कैसा है कि हम लोग की एक फ्री विल चॉइस होती है कि हमें इनसे ही सीखना है कि और किसी से सीखना है। जैसे हम पेरेंट्स काफ़ी बार बच्चे को बोलते हैं तुझे स्कूल कैसी लगी, बोले अच्छी है, तो इसी में तुझे कॉलेज करनी है, हाँ इसी में मुझे कंटिन्यू करनी है। इज इट राइट? तो काफ़ी बार हम उस सोल से कंफर्टेबल होते हैं तो 7 जन्मों कंटिन्यू करते हैं, और कभी कभी हमारी फ्री विल चॉइस होती है कि नहीं अब मुझे इसके साथ आगे लाइफ नहीं स्पेंड करना है, या नेक्स्ट लाइफ तो बिल्कुल ही इसके साथ नहीं करना है। तो वो फ्री विल चॉइस की वजह से हमें दूसरे पार्टनर्स भी मिलते हैं, चाहे कर्मा हमारे कैसे भी हो डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली तो एक चॉइस होती है। जैसे अब रेस्टोरेंट में गए और आपने कोई एक चीज़ को ऑर्डर किया और आप बोलते हैं अब ये डिश मुझे नहीं चाहिए, काम कर दूसरा ही कुछ खाना लेके आ, तो ये आपकी फ्री विल है, बिकॉज आप दोनों बिल पे करने को तैयार है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या उदय जी, जैसे इंडिया में तो 2 ही टाइप की मैरिजेस हैं, एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिजेस है। लव मैरिज में जनरली हम देखते हैं कि बहुत सडन रैंडमली कोई बंदा या बंदी हमारी लाइफ में आता है जिसका कहीं से भी कोई रिलेशन ही नहीं होता है। अरेंज मैरिज में फैमिली सब कुछ वो करती है, तो वो उधर क्या जो अरेंज मैरिज वाला सिस्टम होता है वो क्या कॉम्पैक्ट कर्मा होता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पिछले जन्म से, और ये इंडिविजुअल पे है। और दूसरी बात ये होता है ना कि अरेंज मैरिज में भी अगर आप देखोगे ना कि कपल्स के ही ऑरा ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को मिलना होता है। अच्छा। लेकिन वो एक फैमिली रिस्पेक्ट के वजह से कि ना उनके थ्रू मिलना पसंद करते हैं, तो रिलेशन तो दोनों के ऐसे ही होते हैं। और लव मैरिज में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को बाईपास करते हैं क्योंकि उन्हें इंडिविजुअल डिसीजन लेना होता है, तो वो जंप करते हैं रिलेशनशिप में, और सडनली जैसे आपने बताया कि सडनली जंप करते हैं, बिकॉज उनको और किसी का कोई एनालिटिकल पार्ट नहीं लेना है, किसी से कोई जजमेंट नहीं करवाना है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, दे जस्ट वांट टू जंप इन द रिलेशनशिप। कुछ इविल लोग होते हैं जो बिल्कुल शिद्दत से बदला लेने की चाहत के साथ काफी लोग ऐसे हैं, तो वो लोग बुरी आत्मा बनते हैं या अगले जन्म में आकर फिर कुछ उन लोगों के साथ बदला लेते हैं? नहीं, बुरी आत्मा नहीं बनते। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, उनका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है जो रिवेंज एटीट्यूड से आता है। तो हम देखते हैं यार इसका सब नेचर अच्छा है, पता नहीं लेकिन ये इसके साथ ही ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बच्चों के साथ अच्छा है, ये बंदा पेरेंट्स के साथ अच्छा है, लेकिन पता नहीं अपने पार्टनर के साथ ही ऐसे क्यों कर रहा है। कई केसेस होते हैं। इज इट राइट है। और काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी श्वेता तिवारी के साथ मैंने एक छोटे से एक ऐड में मैंने काम किया था बहुत साल पहले। तो जब मैंने काम किया तब मैं उसकी पास्ट लाइफ देख रहा था, तब तो वो न्यू वो इंडस्ट्री में आई थी करके। तो मुझे ऐसे लग रहा था ना कि पास्ट लाइफ में उसने काफ़ी मेल्स को धोखे दिए, और इस लाइफ में उसको ऐसे ही मेल्स मिलते हैं कि शुरू में वो उसके साथ बहुत रोमांटिक हो जाती है और उसके बाद वही मेल्स हाथापाई करते हैं। तो हम शुरू में क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट तो कर लेते हैं बिकॉज हमें उस कर्म को नलीफाई करना होता है, लेकिन बाद में एक्चुअली वो पास्ट लाइफ की एटीट्यूड से वो एक्टिवेट होते। तो हम बोलते शुरू में तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं बाद में क्या है, अचानक ऐसे हो गया। तो ये सबके साथ ऐसे होता है कि इवन आजकल डिजिटली लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे चैट करते हुए एक दूसरे को मिलते हैं, डेटिंग करते हैं, काफ़ी सालों तक करते हैं, और अचानक फिर ऐसे हो जाता है। इज इट राइट? तो ये भी एक पास्ट लाइफ का ही एक सोल कर्मा है ना उनका। सेलिब्रिटीज की पास्ट लाइफ देखी है आपने? बहुत से लोगों की देखी है मैंने। संजय दत्त की देखी है, आमिर खान की देखी है मैंने, शाहरुख खान की देखी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। क्योंकि इन लोगों की पास्ट लाइफ तो बहुत सरफेस पे होती है। इसका रीज़न क्या होता है, इनका जो इनर जो कैरेक्टर नेचर है ना, वो ऑरा बहुत एक्टिवेट रहता है, लेकिन वो सप्रेस करते हुए ना दूसरे कैरेक्टर को रिप्ले करते हैं। संजय दत्त के में क्या देखा? उसमें ऐसा ही था कि वो बहुत, जैसे इस लाइफ में भी उसने बताया बहुत फ्लर्टिंग किया था उसने, इज इट राइट? तो पास्ट लाइफ में भी उसको कैसा था ना कि वो एक एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत सारे रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट कर रहा था वो। तो वो रीएक्टिवेट हुआ, और उसकी जो वाइफ आई थी, अगर आप देखोगे उनकी हिस्ट्री देखोगे कि बुरी तरह से गई, मतलब कैंसर से गई या बहुत बुरी तरह से गई है, राइट? तो वो लोग भी रिवेंज एटीट्यूड से आई। तो दैट्स द इशू, इट हैपेंस। एंड कोई केस आपने ऐसे देखा है कि जहाँ पे बच्चों की अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही है और बहुत ज़्यादा, तो क्या वो मतलब
पेरेंट्स की गलती होती है, बच्चों की होती है, या पास्ट लाइफ का इससे कनेक्शन है? नहीं, वैसे ना हमने एक ग्रुप ऑफ द बच्चों का एक स्टडी किया था जो स्पेशली स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप, उनका हमने देखा था। तो ये सब पेरेंट्स को एक कंप्लेन थी कि बच्चे मेरे साथ रहते ही नहीं, हमेशा बच्चे बस पढ़े लिखे और चले गए कहीं ना कहीं। तो वो लोग फिर ऐसे चैलेंजिंग बच्चे बन के आते हैं और पूरी जिंदगी बस वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो तभी तो पेरेंट्स कभी सोचते नहीं कि हम भगवान से जो कंप्लेन करते हैं कि हमें ऐसा कोई बच्चा दो जो हमेशा मेरे साथ रहे। अब कोई चैलेंजिंग बच्चा ही रहेगा आपके साथ, नॉर्मल बच्चा क्यों रहेगा? इज इट राइट? तो ऐसे में हम वूम्ब रिग्रेशन करवाते हैं, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस होता है, और उसमें हम उसको कॉर्ड कट करवाते हैं और उस बच्चे की एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। असर होता है? काफ़ी बार होता है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना। तो या तो बच्चा मतलब उसके डीएनए में चेंजेस आते हैं, उसके सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, है ना, और उसके बाद वो थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, पेरेंट्स के साथ चिपका नहीं रहता है। ऐसा हो जाता है। आप बता रहे थे कि आपको एनर्जीज फील हो जाती हाँ हैं। हाँ। तो इस वक्त आपको कोई एनर्जी ऐसी फील हो रही है? नहीं, यहाँ तो मुझे बहुत सूदिंग एनर्जी लगती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत साल पहले ना 2005 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा था कि मैं थोड़ा एक डिप्रेशन में आ गया था, पता नहीं मुझे क्यों कुछ ऐसा हो गया था। तो मैं अचानक बॉम्बे से मैं ट्रेन पकड़ के मैं पूना गया, और पूना में मैं ओशो के आश्रम में चला गया। तो वैसे तो मैं पहले भी ओशो को बहुत फॉलो करता था, लेकिन मुझे लगा चलो मैं जाके कुछ मेडिटेशन करूँगा तो शायद मेरा वो डिप्रेशन वाला पार्ट निकल जाएगा करके। तो मैं वहाँ गया तो मैं मेडिटेट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत डिप्रेशन में था। तो बाहर ऐसे ही मैं एक जगह पे बैठ गया, बैठते बैठते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला करके। और जब मैं जागा तो सारे फॉरेनर्स मेरे आसपास खड़े थे और वो मुझे कह रहे थे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मेडिटेट नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ बैठा था तो मुझे लगता है झपकी लग गई तो मैं सो गया। बोलता है आपको पता नहीं ये ओशो की समाधि है, तुम इस पे सो गए? मैंने कहा अरे मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा सॉरी। बोलते सॉरी, आप पिछले 6 घंटे से इसके ऊपर लेटे पड़े हो। और उस दिन के बाद ना मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, मैं लोगों को ज़्यादा मतलब समझने लगा, क्योंकि ओशो की जो विजन्स थी ना वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक्टिवेट हो गई। और उसके बाद जैसे मैं आश्रम के बाहर आया, जो पेड़ वहाँ पे बड़े बड़े पुराने पेड़ थे, मुझे उनके अंदर स्पिरिट दिखना शुरू हो गई। तो मैंने इनको भी बताया, मेरे जो भी टीम मेंबर्स थे, कि ये जो मतलब जटाएं जैसे होती है ना साधु संतों की, तो मैंने कहा इनके अंदर तो सब साधु बैठे पड़े ध्यान साधना कर रहे हैं कोरेगांव पार्क में, ऐसा है करके। और उसके बाद तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे कुंभ के मेले में 2019 में गए, हम लोग गए थे, तो मैंने काफ़ी बताया कि ये स्पिरिट्स देखो कैसे घूम रहे हैं, कुछ इनविजिबल स्पिरिट्स है नागा साधु के फॉर्म में, और फिर अचानक उनकी फिजिकल बॉडी आ जाती है, फिर अचानक वो गायब हो जाते। ऐसे मैंने नांदेड़ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया। जब मैं नांदेड़ जा रहा था तो वहाँ कुछ लोग पता नहीं मेरे सामने ऐसे बैठे थे और बात करते करते वो गायब हो गए, ऐसा है करके। लेकिन फिर मैं समझ में आ गया कि ये लोग एकदम प्योर सोल है, इनको तो एक फ्री विल चॉइस होता है कि फिजिकल बॉडी लेना ना लेना, ऐसा है करके। तो उस 2005 के बाद से मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं लोगों की पास्ट लाइफ भी देखना शुरू समझ गया, स्पिरिट्स देखना, स्पिरिट के साथ बात करना, स्पिरिट को रिलीज़ करना। स्पेशली कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे मर गए हैं, कोई चला गया और हम बात नहीं कर पाए, प्लीज़ हमको उससे बात करवा के दो। तो फिर हम लोग उनको रिट्रीट में बुलाते हैं और एक प्रोसेस करते हैं चैनलाइजिंग का, और फिर उनसे बात करवा देते हैं हम लोग, ऐसा है करके। तो उनका एक कॉर्ड कनेक्ट करवा देते हैं हम लोग। तो एक केस ऐसा हुआ था कि एक लेडी मेरे पास आई थी, वो एक्ट्रेसेस की ब्यूटिशियन थी, और उसने अपने न्यूली मैरिड बेटे को सिद्धिविनायक दर्शन करने के लिए भेजा था। और वो टेंपल से जब वापस आ रहा था तो उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो ये लेडी को गिल्ट हुआ कि मैंने मेरे बेटे को क्यों मंदिर भेजा करके। तो ये बहू से माफ़ी मांगने लगी कि अरे सॉरी, है ना, आपके 8 महीने हुए शादी को और मैंने देखो ऐसे ऐसे किया, मेरे वजह से बेटा मर गया। तो फिर वो मेरे पास जब आई तो मुझे कहा मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, मेरा बेटा है कहाँ पे। तो उसको जब मैं पंचगनी के एक रिट्रीट में बुलाया और वहाँ पे जब मैंने बेटे से बात करवाई तो उसने कहा नहीं, मेरा तो टाइम आ गया था, मैं तुम्हारे गलती की वजह से नहीं मरा हूँ करके। और तो बोले नहीं, तू वापस आ करके, मुझे तू चाहिए। तो उसने कहा मैं ऑलरेडी अभी मैं मेरी ही वाइफ के कोख में आने ही वाला था और तुमने मुझे बुला लिया करके। एंड ही टुक अ रीबर्थ। और आज उसको 8-10 साल हो गए
और वो सही में रीबर्थ उसका हुआ और उसको सारी बातें याद है उस बंदे को, उस बच्चे को। ऐसा है, ऐसे कुछ अच्छे 5-6 ऐसे केसेस हुए हमारे साथ कि जहाँ पे वो रीइंकार्नेशन खुद की ही फैमिली में होते हैं करके, ऐसा है। तो ये होता है बिकॉज हम लोग को सोल अटैचमेंट होता है ना। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हस्बैंड वाइफ के साथ जन्म के होते हैं, वो अटैचमेंट के वजह से हम उन्हीं सोलों के साथ वही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो पेन वाले भी, प्लेजर वाले भी, हैप्पीनेस वाले भी, जॉय वाले भी, उन्हीं के साथ बार बार लेना चाहते हैं, ऐसा। और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको रीइंकार्नेशन? और भी एक था, एक पूना से कपल आए थे, उनकी 8 साल की लड़की मर गई थी बिकॉज ऑफ सम मलेरिया के, पता नहीं क्या था। और वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि देखो अभी आपकी डॉटर कहाँ है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप कभी ऐसे रिट्रीट में आओगे तो शायद मैं आपको बात करवा दूंगा। तो जब वो आए थे कपल, तो उसी रिट्रीट में ना एक दूसरा बंदा था जो हमारी कास्ट का था, गुजराती। तो उसको जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा था उस बंदे को, तो वो पास्ट में तो नहीं जा पाया और अचानक वो कह रहा था कि मैं साईं बाबा से कनेक्ट हो गया हूँ, वो बंदा कह रहा था। तो मैंने उससे ब्लेसिंग ली कि भाई अगर तुम कनेक्ट हो गए तो हम सबको ब्लेस करो, जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं। तो फिर अचानक मुझे याद आया कि ये कपल तो आए हैं बेटी से बात करने, तो मैंने कहा कि अगर साईं बाबा से कनेक्ट हो गए हो तो उनको ये बेटी से बात करवा दो, ये कपल आए हैं, पेरेंट्स आए हैं। तो उसने कहा ठीक है, और उसने जो मराठी में बात करना शुरू किया, वो बंदे को बिल्कुल मराठी नहीं आती, और 20 मिनट तक वो बेटी इन पेरेंट्स के साथ बात की, और वही टोनैलिटी में जो पेरेंट्स पहले बच्ची के साथ बात करते थे, ऐसा है करके। और वो बेटी ने कहा कि मैं आऊँगी वापस, अगर आप चाहते हो तो आपको बाबा जी की केव्स में जाके मेडिटेशन करना होगा, तो मैं वापस आऊँगी करके। और जब वो मतलब वो टॉयज़ के बारे में भी बोल रही थी कि तुमने वो टॉयज़ क्यों रखे, मैं तो मर गई हूँ, वो टॉयज़ तो तुमको दे देना चाहिए था, वो मेरे कपड़े क्यों रखे। मतलब ये बंदे को तो पता भी नहीं कि ये कपल कौन है, आप सोचो। और उसके बाद वो लोग केव्स में गए, मेडिटेट किया, और वो लड़की ने वापस रीबर्थ लिया उनके ही घर में लिया करके, ऐसा है। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस ऐसे हुए कि जहाँ पे वो चाहते हैं पेरेंट्स कि वो वापस आ जाए, तो अच्छा, चॉइस होता है। बच्चों की हरकतों से भी हम बता सकते हैं कि कोई हमारे फोर फादर हैं जो इस हाँ, रूप में काफ़ी बार पता चलता है। बिकॉज हम बोलते हैं ना, ये बच्चे तो पूर्वजों के नक्श कदम पे चलते हैं, मतलब वो एक्चुअली डीएनए ही तो है ना, है ना। तो वो कहते हैं ना, इसी का तो खून है। तो ऐसे काफ़ी बार जो आजकल के बच्चों में अगर आप देखोगे तो कुछ वॉरियर एटीट्यूड होती है। तो हमारे अगर पूर्वज देखेंगे जो फ्रीडम फाइटर थे, इज इट राइट, तो काफ़ी बार वो चीज़ें रीएक्टिवेट होती है। तो हमें लगता है कि इस युग में क्यों ये लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं। मतलब अभी तो कैसा है कि ये सब लॉ एंड ऑर्डर का ज़माना है, पहले जैसा तो नहीं है कि कोई भी किसको मार दे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं तब समझ में आता है कि पूर्वजों की ही थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं वो, ऐसा है करके। आप काल सर्प योग को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, क्या है वो कॉन्सेप्ट? मतलब मेरे ऑरा रिसर्च में ऐसा है ना कि काल सर्प दोष मतलब हमारी कहीं अधूरी साधना, कुंडलिनी की अधूरी साधना, उसको कोई स्नेक से रिलेटेड नहीं है। वो जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को हमने कहीं पे नॉट बांध के रखा है, अटका के रखा है, रुका दिया है, तो वो साधना को कंप्लीट करने के लिए हमारी कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली काल सर्प दोष आता है। और जब हम मेडिटेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं तो काल सर्प दोष से हम फ्री हो जाते हैं। उसमें कोई नाग देवता की कोई पूजा नहीं करनी पड़ती है, या ऐसा नहीं सोचना कि हमने कभी नाग को मारा होगा। आप ऐसे थोड़ी मार सकते हो किसी स्नेक को पकड़ के, ऐसा है करके। अब मेरी कुंडली में भी सूर्य नीच का है मेरे एस्ट्रोलॉजी में, और काल सर्प दोष है। तो मुझे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ने पहले कहा कि गलती से भी कभी स्पिरिचुअलिटी में मत जाना, तुम मेडिकल डॉक्टर हो अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मत जाना। तो मेरा दिमाग हमेशा उल्टा चलता है कि जो मना किया मैं पहले ट्राई करता हूँ। तो मैंने वो ट्राई किया और सही में मैं बहुत आगे गया, ऐसा है। तो मैंने किसी को ऐसे पूछा था एस्ट्रोलॉजर को कि अगर मुझे जाना है तो क्या करना, तो मुझे कहा कि तुझे बहुत सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी और तुम्हें नाग की पूजा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है करके, तो इसलिए फिर मैंने वो स्टार्ट किया और फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में आया। थेरेपीज पे थोड़ी सी बात करते हैं। पास्ट लाइफ देख ली, समझ लिया, लेकिन अगर कुछ परेशानी है तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखो, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना डायग्नोस्टिक टूल है, ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है। ट्रीटमेंट पार्ट हार्डली 20% है, 80% इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल। जैसे अगर मैं आपका ब्लड सैंपल लेके किसी लैब में भेजूँ
और पता चले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो ये डायग्नोस्टिक हुआ ना, ट्रीटमेंट थोड़ी हुई। राइट, Is तो it ये right? डायग्नोस्टिक। हाँ, तो ये कैसा है कि इसलिए जब तक आप उसका निवारण नहीं करोगे, हीलिंग नहीं करोगे, क्षमापना नहीं करोगे, फॉरगिवनेस नहीं करोगे, ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, कॉट कट नहीं करोगे, तब तक तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट कंप्लीट नहीं होगा ना। मैं उसी की बात कर तो रही हूँ कि उसलिए आप क्या हमें कहते हीलिंग हैं? सीखनी पड़ती है, Healing। पहले मेडिटेशन करना पड़ता है। इज इट राइट? जब मैं ओशो की भी पास्ट लाइफ देख रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि काफ़ी हद तक ना ओशो वॉज इन वननेस, मतलब वो हर एक की कॉन्शियसनेस को पकड़ पा रहे थे। बुद्धा की, जीसस को, मोहम्मद की, गणेश की, कृष्ण की कॉन्शियसनेस को पकड़ पा रहे थे, और इसलिए पकड़ने की वजह से ना उसके ऊपर वो बहुत अच्छी साधना कर पाए। इज इट राइट? बहुत उनके बारे में बहुत डीप लेवल पे उन्होंने चर्चा की उनके ऊपर। लेकिन एक उनका एक इशू वो हुआ था कि वो कहते ना जहर उगलते थे, सच्चाई बोलते थे जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, और वही जहर से उनकी डेथ हुई कि उनको भी स्लो लिथियम पॉइजन दिया गया और धीरे धीरे मारा गया था। और उन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं खाने में पीने में जहर दिया जा रहा है करके। इज इट राइट? तो ये एक रिग्रेशन वाला पार्टी तो है कि जहाँ पे आप उसका करेक्शन नहीं करते हो तो वही आपका मृत्यु का कारण बन जाएगा। अभी तक आपने सबसे चौंकाने वाली पास्ट लाइफ किसकी देखी है? चौंकाने वाली पास्ट लाइफ तो ऐसे बहुत सी देखी है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि मैंने अपनी ही पास्ट लाइफ में जो 153 पास्ट लाइफ मैंने देखी है, इसमें जो मैंने अलग अलग अपने जो एक्सट्रीम वाली जो लाइफ देखी है कि जिसमें मैं महाभारत का एक कैरेक्टर बंदा भी था जिसको मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। वो कैरेक्टर को देख के आज भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या थे आप महाभारत में? दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट, बट वो एक थी कैरेक्टर, और मैं कोशिश भी करता हूँ आज सारे तो भी। बता दिए थे आपने, शकुनी कौन है, नहीं दुशासन वो कौन है, था, लेकिन मैं द्रौपदी अपना कौन था? डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज Okay. जो भी कृष्ण का मुझे वरदान मिला था उस लाइफ में और जो ब्लेसिंग मिली थी, उसी के वजह से मैं लोगों की पास्ट लाइफ देख पा रहा हूँ करके, उसी के वजह से ऑरा देख पा रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण भगवान ने उस लाइफ में कहा था कि भाई तुम जब जब जन्म लोगे तो तुम लोगों की छाया को पढ़ पाओगे, और वो छाया ही तो ऑरा है, और छाया ही तो पास्ट लाइफ है। तो लोगों को हम फिजिकली थोड़ी पीछे लेके जाते, लोगों की एनर्जी को ही तो पीछे लेके जाते। माइंड तो सिर्फ एक गेम प्ले करता है, लेकिन मेन तो एनर्जी पीछे जाती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब मैं ऑरा रिसर्च करता हूँ तो मैं लोगों के ऑरा लाइव करता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। कैमरा चालू रहता है और कैसे वो ग्रीन से रेड में जाता है, ब्राउन में जाता है, ग्रे में जाता है, और जब हम उनकी हीलिंग करते हैं वापस कैसे ग्रीन में आता है, वाइट में आता है। तो ये छाया का तो हुआ ना शास्त्र, ऐसा है करके। उदय जी, पास्ट लाइफ रेग्रेशन या पास्ट लाइफ जानना, हाँ, या थेरेपी, हाँ, इनसे हम वाकई में कोई एक सिग्निफिकेंट बदलाव ला सकते हैं क्या? बदलाव मतलब ये है ना, हम गलतियों को ना दोहराएं। आज आप देख रहे हैं कि इंसान गलतियों के ऊपर गलतियां किए जा रहा है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि एक मदर चाइल्ड को बोलती है कि मैं तुझे 50 बार समझा रही हूँ और तू समझ नहीं रहा है, तू कितना बेवकूफ़ है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि मदर भी कितनी बेवकूफ़ियाँ करे कि 5 बार के बाद ही समझ जाना चाहिए कि ये समझ नहीं रहा है, तो 45 टाइम्स तो उसने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया। तो अगर वो अपनी वूम रिग्रेशन करती, अपनी पास्ट में जाती, और उसने जब बच्चे को कैरी किया था उस टाइम पे क्या थॉट डाले थे, ये अगर समझ जाती तो बच्चों को कभी कोसती नहीं वो। इज इट राइट? तो जो भी तनाव अभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में चल रहा है ना, बिकॉज पेरेंट्स ने जो सीड्स बच्चों के अंदर डाले हैं, पेरेंट्स खुद ही भूल गए कि मैंने क्या थॉट्स बच्चे में डाले थे, क्या डर डाले थे, क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस डाले थे, क्या उनकी हमने हायर डेस्टिनी डाली थी, जिसके वजह से बच्चे इतने हाइपर हैं, इतने क्या कहते हैं, इतने डिटैच्ड हैं और इतने प्रैक्टिकल हैं। तो शायद कभी पेरेंट्स बच्चों को नहीं कोसेंगे, और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आएगा। अगर हर पेरेंट्स अपने पे काम करे तो बच्चे के ऊपर काम हो जाएगा। ऐसा है। थैंक यू सो मच उदय जी जुड़ने के लिए। बहुत काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली, और इनफैक्ट आपने जो केस स्टडीज़ शेयर करी, बहुत कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट में।
आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।